हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए, रोज़ शाम में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए फुल लेंथ यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करते हैं। आज हमारा यह सेट 4 है और इसमें हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महज 17 से 18 दिन और बचे हुए आपके एग्जामिनेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप रिवीजन करिए और मैंने आज ही आपको 100 क्वेश्चन वाला सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो कवर कराया हुआ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही उसमें शामिल किया है मैंने। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाए। सेशन को शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और इसका कट ऑफ मैंने 70 नंबर रखा है। अगर आप 70 नंबर ला देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन है। बिहार पुलिस के लिए यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 100 प्रश्न है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल यह बिहार पुलिस का ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है, जिस प्रकार से बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच की प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। और आज ही मैंने बिहार पुलिस के लिए सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो कवर कराया हुआ है। सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो नंबर 1 था हमारा और उसमें हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हुए हैं जो केवल और केवल बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस सेशन को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आंसर कमेंट करिएगा इसका कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच की प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच की प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैगनी। देखिए, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। यानी कि लाल का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, इसका विचलन भी क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है यानी कि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका विचलन भी सबसे ज़्यादा होगा। इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए। कोशिश करिए कि जल्दी से, मात्र 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट कर देने के लिए। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे तो सेशन हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। चलिए, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? फ्रेंड्स, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार आप सभी को सफल बनाएं, ऐसी हमारी कामना है। एक बार फ्रेंड्स, फटाफट आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुरु दक्षिणा के रूप में आप सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक बार शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में। चलिए, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो यह तत्व जो है टंगस्टन मौजूद नहीं होता है। बाकी देखिए, इसमें जो होता है क्रोमियम, निकल और आयरन मौजूद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन मौजूद नहीं होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। बताइए इसका सही अनुवाद क्या होगा? सही अनुवाद इसका क्या होगा? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह वर्ष कौन सा है?
आज ही मैंने इसका यह क्वेश्चन जो है कवर कराया हुआ है। इस टाइप का 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया हुआ है सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो में, देख लीजिएगा। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था वह वर्ष 1972 है, 1972 है। ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1974 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। चलिए, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल और केवल धातुएं हैं, यानी कि सारे के सारे मेटल हैं, उसको छांटना है आपको। चलिए, एक एक करके छांटिए। यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिए कार्बन आ गया, मेटल नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन भी आ गया। यहाँ पर देखिए, ये इसमें भी नहीं है आपका। ये वाला देखिए, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम, ये आपका पूरा का पूरा मेटल है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार का सूत्र क्या होता है? W = mg होता है। mg होता है। m क्या है? तो m यहाँ पर मास है। W क्या है? तो भार है, यानी कि ये भार है, ये m द्रव्यमान है, और g क्या है? तो यह गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट फ्रेंड्स एक बार लाइक कर दीजिए। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? अच्छा, जम्मू कश्मीर में ही मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? तो यह उलर झील है, सोमुरिरी झील। सोमुरिरी, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, अंग्रेजी में इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, तसोमरिरी। ठीक है, तसोमरिरी। ठीक है, या फिर अंग्रेजी में याद रखेंगे तसोमरिरी या सोमुरिरी। ये लद्दाख में पड़ता है। नागिन जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। डल झील खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, यह चोटी अन्नाईमुदी है। अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है अन्नाईमुदी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, इससे भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? साइंस का बेहतरीन प्रश्न है। चलिए, इस तरह का प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया था साइंस वाले सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल यानी कि एडवेंशियस रूट्स पाया जाता है? बताइए। तो देखिए, अपस्थानिक जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। यह जड़ के सामान्य कार्य के अतिरिक्त विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरित होती हैं। उसके बाद बात करें तो रेशेदार जड़ को ही अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा। देखिए, बरगद में क्या होता है, बरगद में आपने टहनियों से देखा होगा कि बहुत सारे जड़े की तरह लटके हुए रहते हैं। तो यही कह रहा है कि अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? पौधे के अन्य भागों से विकसित होने वाली जड़ें हैं। ठीक है, तो बरगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से बरगद, पान, अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल में भी अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। उसके बाद गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, इन सब में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, नीम, चिनार और यहाँ पर देखिए आम के वृक्ष, इसमें जो है अपस्थानिक जड़ नहीं पाई जाती हैं, इसमें टैप रूट पाया जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉस्की के विचार से संप्रभुता क्या है? लॉस्की के विचार से संप्रभुता, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक लॉस्की थे। तो लॉस्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है, यह बहुलवादी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए,
R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करिए इसका, जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे। तो ये महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के प्रतिपादक हैं R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन। तो ये आपका महालवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सूती वस्त्रों के साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये सब प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का विषय है? अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि जो राज्य और केंद्र के बीच, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है यह किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ठीक है, बताइए संघ सूची का विषय इसमें से कौन सा है? संघ सूची का विषय इसमें से कौन सा है बताइए? तो यहाँ पर देखिएगा पुलिस जो है, पुलिस राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य जो है यह किसका विषय है? स्वास्थ्य राज्य सूची में आ जाएगा। शिक्षा समवर्ती सूची में आ जाएगा। जनगणना जो है, जनगणना यह आपका संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, याद रखेंगे जनगणना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनगणना। और जनसंख्या नियंत्रण जो आता है ना, ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। चलिए बताइए, इस तरह का प्रश्न मैंने आपको कराया भी है। लीला सेठ के बारे में आपको पता है ना कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। लीला सेठ उच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। और उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ये फातिमा बीबी हैं। फातिमा बीबी हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? जरा आप कमेंट करके बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। चलिए बताइए, कमेंट करिए सभी लोग फटाफट, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोग एक बार जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए बता दीजिए, सभी लोग आंसर कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। बहुत अच्छा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये 1993 1993 में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। सही आंसर 1993 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, यह किसका कथन है? अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह एडम स्मिथ का है। किसका है? एडम स्मिथ का है। किसका है? एडम स्मिथ का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ का है। क्लियर है? अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, रोजगार सिद्धांत किसका है? रोजगार सिद्धांत किन्स का है। रोजगार सिद्धांत अगर पूछेगा तो यह किन्स का है। ठीक है, और अर्थशास्त्र सार्वभौमिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र सार्वभौमिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबिन्सन का है। यह रॉबिन्सन का है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये एडम स्मिथ का है। अर्थशास्त्र सार्वभौमिक विज्ञान है, ये रॉबिन्सन का है। और रोजगार सिद्धांत किसका है? तो किन्स का है। चलिए, घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है। एनडीपी, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए बताइएगा प्राप्त होता है कैसे? तो यह जो है सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा करके, ठीक है, यह प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मूल्य ह्रास जो है कभी भी शून्य नहीं होता है। मूल्य ह्रास जो है यह कभी भी शून्य नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है?
और देखिए ये जो एनडीपी होता है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह जीडीपी से क्या होता है, जीडीपी से सदैव कम होता है। एनडीपी सदैव जीडीपी से कम होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर। इनमें से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? चलिए बताइएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, फटाफट कर दीजिए आंसर कमेंट। तो ये कहाँ की है? गोवा की है। गोवा राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक। अच्छा, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 132वां है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। और यह रिपोर्ट जो है यह प्रकाशित करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में इसको कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्लियर, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम क्या थी? तो किसमें? दलहन और तिलहन में, सब में लगा लीजिए, ठीक है। फल और सब्जी में, अन्य फसलों में, ठीक है, अन्य फसलों में, अनाज में, किस में थी बताइए। अच्छा, 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो समय रहा था ये 2002 से 2007 तक रहा था। क्लियर। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे और यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य। मैंने बताया ना कि देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था। क्लियर है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दलहन और तिलहन में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? हो सकता है प्रश्न आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह की अगर तैयारी आपकी रहेगी तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रैगनर नर्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस अवधारणा के अनुसार अल्प विकसित देश निर्धनता के लिए उत्तरदायी अनेक कारकों के एक चक्र में फंसे रहते हैं और ये कारक परस्पर संबंधित एवं एक दूसरे के परिणामी होते हैं, जिनसे निकलना बहुत कठिन होता है। इसीलिए वह देश निर्धन बना का बना रहता है। क्लियर है। नर्क्स का है, रैगनर नर्क्स का, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? चलिए कमेंट करिए जल्दी से। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य वृद्धि से है। मूल्य वृद्धि लगातार होती रहती है और मुद्रा का जो कार्य शक्ति है ये कम हो जाती है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है इसमें सतत वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे कि इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? म्यांमार के बारे में मैंने बताया था कि यह सुदूर पूर्व में भारत के साथ सीमा साझा करता है। टोटल 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो यह राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। ठीक है, असम इससे सीमा साझा नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड का भी नाम आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मालाबार कहा जाता है। इसको मालाबार कहा जाता है। पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को, उत्तरी भाग को कोंकण, दक्षिणी भाग को मालाबार। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है और उत्तरी भाग को उत्तरी तट, जो कि कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, आसान प्रश्न है।
एक बार फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेशन को लाइक कर दीजिए। भारत में केरल के तट को क्या कहते हैं? चलिए, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको मालाबार कहा जाता है, मालाबार कहा जाता है। मालाबार राइट आंसर हो जाएगा। किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात बार बार किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में आते हैं? चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं, जो भारत में प्रायः लौटते हुए मानसून यानी कि मानसून का निवर्तन जो कि समय अक्टूबर नवंबर महीने के दौरान होती है, उसी समय बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। और इस चक्रवात से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि राज्य जो हैं प्रभावित होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, चलिए किसके कारण? तो जो मानसून लौटता है मानसून निवर्तन के कारण। ठीक है, किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है बताइए। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? मिजोरम में है, मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बुक्सा कहाँ पर है? बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये याद रखिएगा। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? अच्छा, भारत की सबसे बड़ी ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी कौन सी है? सबसे बड़ा ज्वार नदमुख नर्मदा बनाती है। इसमें जो है ज्वार नदमुख कौन सी बनाती है? तो ये ताप्ती बनाती है। कौन सी? ताप्ती नदी बनाती है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है। ये सभी आपको याद है, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है, चलिए ये अपने मुहाना पर डेल्टा नहीं, ये अपने मुहाना पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्लियर? चलिए, मंदाकिनी को पृथ्वी से सबसे पहले किसने देखा था? मंदाकिनी को पृथ्वी से सबसे पहले किसने देखा था? बताइए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार के दृश्य होता है और सर्वप्रथम जो है टेलीस्कोप की सहायता से इसको देखा था गैलीलियो गैलीली ने देखा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह पूछा गया है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए। हारना नहीं है, थकना नहीं है, समय अब बिल्कुल नहीं है, आपको दिन रात अब मेहनत करना पड़ेगा, वक्त आ गया है अब। चलिए बताइएगा, गर्म ग्रह इसमें से कौन सा है? शुक्र जो है यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, भंगिनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, इन सब के नाम से जाना जाता है। शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। चलिए बताइए क्या होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ये होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न देशांतर। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें तो भारत की जो मानक समय रेखा है ये कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर है? याद रहेगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अच्छा, ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यह भारत के टोटल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो याद रखेंगे, टोटल यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इन राज्य का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन पूछा गया है, सबसे बड़ा दिन पूछता उत्तरी गोलार्ध में तो ये 21 जून के दिन होता। कल ही वाले सेशन में मैंने आपको शायद कवर कराया हुआ था। सबसे छोटा 22 दिसंबर के दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है? 22 दिसंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? क्योंकि राजधानी यह दिल्ली को बनाया था, लाहौर से राजधानी लेकर के दिल्ली आया था, यह इल्तुतमिश था। वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है, प्रथम वैधानिक सुल्तान था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगला। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, याद रखिए रजिया सुल्तान। पाल वंश का संस्थापक कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोमपुर महाविहार का निर्माण, अच्छा सोमपुर महाविहार जो है ये बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और इसका निर्माण करवाया था किसने? तो धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ठीक है, धर्मपाल ने करवाया था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं आपको याद होगा, यह प्रसिद्ध किसके लिए हैं? भीमबेटका की गुफाएं ये प्रसिद्ध किसके लिए हैं? चलिए बताइएगा। यह गुफाएं जो प्रसिद्ध हैं यह शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है? वेद चार हैं, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध जो थे ये किस वंश से संबंधित थे? चलिए बताइएगा राइट आंसर। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और आपको याद होगा कि इनके पिता सुदोधन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इनके पिता सुदोधन शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे, तो शाक्य राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म किस स्कूल में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यह आपको भली भांति याद है। और इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता कौन थे? इनका नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, तो यहाँ पर ज्ञात्रिक दिया गया है। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। अंतर्राष्ट्रीय, और सभी लोग अपना अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय यह प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जयंती के दिन। ठीक है। 10 दिसंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो यह मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 23 मार्च के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉन किस देश की समाचार पत्र है? डॉन किस देश की समाचार पत्र है? बताइए, डॉन किस देश का समाचार पत्र है? डॉन जो है यह समाचार पत्र पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का है। यहाँ पर देखिएगा कर कि 5 किलोग्राम वाली एक वस्तु पर 2 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल की गणना करना है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F=ma होता है। मास तो चलिए दे रखा है यहाँ पर 5 किलोग्राम, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन देखिए कितना हुआ है, 10 मीटर था और 18 मीटर हो गया है, यानी कि त्वरण कितना है बताइए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? v-u/t होता है, यानी कि v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी बटा समय। तो v कितना है? फाइनल 18, इनिशियल कितना था? 10 था, बटा समय कितना है? 2 सेकंड है। 18 में से यहाँ पर देखिए 10 घटाएंगे, मतलब 18 में से तो 8 बच जाएगा, नीचे 2 है यानी कि 4 हो जाएगा। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। यहाँ पर द्रव्यमान 5 दे रखा है और त्वरण 4 आ गया, तो 5 चौका 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो 20 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने किया था? विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक का खोज किसने किया था? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए, किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिए मेरे प्यारे भाई बहन, सभी लोग आंसर कमेंट करिए, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे ने किया था।
माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यदि कुछ बूंद सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काला हो जाता है? किस में डाल देने पर? बताइए, किस पदार्थ में कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डाल देने पर वह काला हो जाता है? तो वह कौन सा पदार्थ है? तो फ्रेंड्स, वह पदार्थ जो है ये शर्करा है। कौन सा है? शर्करा है। ठीक है, शर्करा है, याद रखिएगा। चलिए, शर्करा में कुछ बूंद सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है तो यह हल्का भूरा होता है, फिर काले रंग में बदल जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, हाइड्रोजन बम जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का खोज किया था। एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, याद रखिएगा, एडवर्ड टेलर ने। अगला प्रश्न है कि जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? बताइए, जानू फलक का दूसरा नाम जो है यह पटेला है। जानविक है। पटेला जो आपका जो घुटना है इसकी आगे की ओर एक हड्डी है पटेला, यह घुटने की हड्डी है, जानविक या जानू फलक। ठीक है। निम्न में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? बही कंकाल नहीं होता है। बताइए, बही कंकाल किस में नहीं होता है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बही कंकाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, एम्फीबियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बही कंकाल जो है ना, यह रचनाएं होती हैं मेनली सरीसृपों में। मछली और जो सरीसृप होते हैं उनके सल्क, आपने देखा होगा कि उनकी त्वचा की बाहरी परत पर यह स्थित होती है। तो ये कसे बही कंकाल जो होता है ये नहीं होता है किसमें? तो एम्फीबियन में। ठीक है, एम्फीबियन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन कैसी प्रतिक्रिया मानी जाती है? श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो श्वसन दो तरह का होता है, एक अनॉक्सी और ऑक्सी। अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, आपको याद होगा। श्वसन जो है ये एक अपचायी प्रक्रिया है, अपचायी प्रक्रिया है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति आवर से 50 किलोमीटर प्रति आवर तक बदलता है। इसका त्वरण निकालना है। तो त्वरण का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, क्या होता है? E = V - U, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा समय। तो V 50 है, फाइनल, इनिशियल 20 था और समय 10 सेकंड है। तो ये 30/10 हो जाएगा, यानी कि 3 सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर आपका, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, किस चीज़ में दिया गया है? तो यह किलोमीटर में दिया गया है। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? चलिए, सबसे पहले तो आप इनको बदल दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, इनको आप बदल दीजिए, इनको बदल दीजिए। तो कैसे हम बदल देंगे? तो देखिए, ये हमने सॉल्व किया था 30 बटा कितना? 10 सेकंड, यही था ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहीं पर हम लोग मीटर में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। ठीक है। तो जैसे आप मीटर में बदल दीजिएगा तो फार्मूला जैसे ही मतलब ये सारे पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है कि पानी का पृष्ठ का तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? जैसे ही अपमार्जक मिलाया जाता है यह घट जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि से कपड़े साफ करते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मैल जो होती है कपड़े की ये गिर जाती है। तो ध्यान रखेंगे, घट जाता है। ठीक है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग और इटाई रोग। मिनी माता रोग होता है किसके कारण? मरकरी पारा के कारण। और इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण, कैडमियम के कारण। ठीक है, कैडमियम के कारण, याद रखिए, कैडमियम के कारण। चलिए, सेल, यहाँ पर देखिए सैक यानी कि लाइन क्या है? लाइन क्या है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन की बात की जा रही है, लाइकेन यहाँ पर कर दीजिए। तो ये लाइकेन क्या है? शैवाल होना चाहिए था ना, शैवाल, लाइकेन, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, यह सहजीवी होते हैं, सहजीवी राइट आंसर हो जाएगा।
सहजीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला जो है यह किसके भांति व्यवहार करता है। तो यह व्यवहार करता है किसके भांति, तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति। ठीक है, ट्यूबलाइट में भरी जाती है। ट्यूबलाइट में क्या भरी जाती है, ट्यूबलाइट में कम दाब पर क्या भरी जाती है, ट्यूबलाइट में जो है कम दाब पर मरकरी वेपर यानी कि पारे की वाष्प भरी जाती है, पारे की वाष्प भरी जाती है। सोरा जिसको कि हम लोग साल्ट पीटर बोलते हैं, जो बारूद बनाने में काम आता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, सोरा का रासायनिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सोरा का रासायनिक नाम क्या है, सोरा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, इसको लाल दवा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ये समय अंतराल दे रखा है तो आवृत्ति आपसे पूछा जा रही है, ये फॉर्मूला होता है आवृत्ति का, तो 1/t कितना है 0.04 सेकंड। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये ऊपर जाएगा, तो 2 जीरो के बाद ऊपर 100 हो जाएगा, यानी कि 25 हर्ट्ज हो जाएगा, 25 हर्ट्ज हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है किसके द्वारा, तो यह स्रावित किया जाता है किसके द्वारा, चलिए बताइए। तो यह थायरॉक्सिन जो है यह अब2 ग्रंथि हो जाएगा, थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से अब2 ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। ठीक है, चलिए पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, पोंग जो है पोंग यह किस राज्य में प्रचलित है, पोंग जो है यह प्रचलित कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पोंग अरुणाचल प्रदेश में। विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया जाता है, चगास दिवस यह मनाया जाता है कब, तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 अप्रैल के दिन, 14 अप्रैल के दिन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था, पहला नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है ये कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1961 में। कहाँ पर, तो यह बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता टीटो ने किया था, मार्शल टीटो ने। ठीक है, टीटो ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो फ्रेंड्स यह क्या था, शेरशाह सूरी ने। किसने, शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था, इसी के समय डाक प्रथा की शुरुआत हुई थी, और कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी इसी ने किया था। मेधा पाटकर का संबंध किससे जो है, मतलब इनका नाम जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेधा पाटेकर। तो ये आपको पता है ना, यह एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ हैं, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ इनका संबंध है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कृषक दिवस यानी कि भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, पता है तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। यह मनाया जाता है 23 दिसंबर के दिन, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर। ठीक है, 23 दिसंबर के दिन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो फ्रेंड्स यह 1946 में हुआ था पहला संविधान सभा का चुनाव। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यह आपको पता है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके जरा मुझे बताइए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए 1946 हो जाएगा। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे, कितने सदस्य शामिल थे। फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन कवर करेंगे, अन्यथा सेशन लंबी हो जाएगी और इससे आपको ही असुविधा होगी, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए कैबिनेट मिशन आया था कब, चलिए बताइए राइट आंसर 1946 में। ठीक है, क्लेमेंट एटली जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा किया था, और 1946 में आया था यह। 3 सदस्य थे इसके, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, 3 राइट आंसर हो जाएगा।
कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए, खरीफ फसल धान के लिए कटाई का समय क्या है? खरीफ फसल है धान, मई जून में रोपा जाता है और अक्टूबर नवंबर में यह काट लिया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद पूछा गया है कि डांडिया कहाँ की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? सिंपल सा क्वेश्चन है। डांडिया जो है ये गुजरात का है, डांडिया गुजरात का है। लावनी कहाँ का है? लावनी, लावनी महाराष्ट्र का है। ये आपके लिए नया हो सकता है, लावनी महाराष्ट्र का है। गरबा भी गुजरात का ही है, ठीक है। चलिए, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। भांगड़ा पंजाब का है। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो फ्रेंड्स ये हल्द्वानी में करेगी। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में बताइए। तो फ्रेंड्स ये लिया है किसने? सहाय प्रसाद यादव ने, राम सहाय प्रसाद यादव ने, ठीक है। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है ये प्रधानमंत्री है नेपाल के, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है किसको? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी को, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वंदे भारत ट्रेन जो है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उसको संचालित करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? बताइए, पहली महिला लोको पायलट वंदे भारत एक्सप्रेस की कौन बनी है? तो फ्रेंड्स यह बनी है सुरेखा यादव, सुरेखा यादव, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा इसमें से अनिक का पर्यायवाची है? अनिक का पर्यायवाची बताइए। अनिक का पर्यायवाची जो है ये सेना हो जाएगा, ठीक है। अनिक, वाहिनी, वाहिनी, ठीक है, वाहिनी, वाहिनी, अनिक, वाहिनी, ये सब सेना के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। सैन्य, दल कटक, अग्रज का विलोम, तो अग्रज का आपको पता है, अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का सही आंसर अनुज हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अतुल का समानार्थी नहीं है। अतुल का मतलब अनोखा होता है, अनुपम होता है, अपूर्व होता है। अनल नहीं है, अनल आग का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अग्नि, पावक, आग, ये सब, ठीक है। जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द एक ही हो सकता है, यह अनुपम है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा, तथापि का, तो यह आपका तथा प्लस अपि हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। महत्वाकांक्षा, सही इसमें से मतलब लिखा कौन है? लिखा कौन सा गया इसमें से सही? बताइए। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ये कौन सा है? बताइए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा महत्वाकांक्षा लिखा गया है, ठीक है, महत्वाकांक्षा सही है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। और घोंसला का इसमें पर्यायवाची दिया गया है, तो ये नीड़ होगा। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। कौन? कुतुबन। चलिए, नैन जो देखा कमल सा निर्मल नरीर शरीर, नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस या दसन ज्योति नगहीर, यह पंक्ति के रचयिता कौन हैं? इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। चलिए, यह पंक्ति जायसी के महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। चलिए, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब है अंग्रेजी में बताना है, एंटोनिम उल्टा, उल्टा। तो एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब खर्चीला होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा माइजरली का मतलब कंजूस होता है। यहाँ पर सिनोनिम बताना है एब्लूशन का, तो एब्लूशन का होता है स्नान करना, नहाना, ठीक है, स्नान करना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका वॉशिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नहाना धोना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम फ्रेज। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक
बताइए इसका मतलब क्या होता है? टू फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना। क्या होता है? परिणाम भुगतना होता है, यानी कि टू बियर द कंसिक्वेंसेस। ठीक है। सेलेक्ट द, यहाँ पर देखिएगा सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक वर्ड बताना है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, इसी को हम लोग लाल फीताशाही कहते हैं, रेड टाइपिज्म कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये, हाउ क्रूएल द बॉस इज सेड द क्लर्क, यहाँ पर क्लर्क बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा कि द क्लर्क एक्सक्लेम्ड डैट बॉस वाज वेरी क्रूएल। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा 86-87 में आपको बताना है कि एरर कहाँ पर है। व्हेन माई सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। अगर एरर नहीं है तो नो एरर पर आप टिक लगाइएगा। बताइए कहाँ पर इसमें एरर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ द का इस्तेमाल नहीं होगा हॉस्पिटल से पहले। व्हेन माई सिस्टर वाज इल आई वेंट टू हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डे, यहाँ पर बी में एरर है, द नहीं होगा। सेम उसी तरह इसमें बताना है कि द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सपेक्ट गिव द ऑर्डर। बताइए अगर नो एरर है तो नो एरर पर टिक लगाइएगा। बताइए इसमें क्या पर एरर नहीं है? तो यहाँ पर देखिए द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सपेक्ट गिव द ऑर्डर, यहाँ पर द ऑर्डर की जगह पर ऑर्डर्स होगा, गिव ऑर्डर्स। ठीक है, गिव ऑर्डर्स हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर करेक्ट पैसिव बनाना है आपको। द मेंबर्स शुड, यहाँ पर देखिएगा एडिड ऑल द डिसीजन, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स। द स्ट्राइक वाज, खाली स्थान दिया गया है, द स्ट्राइक वाज कॉल ऑफ। ठीक है, क्या होगा? स्ट्राइक वाज कॉल ऑफ हो जाएगा, इसको मतलब वापस ले लिया गया, स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? तो इसमें से एक्वेंटेंस है, यानी कि परिचित व्यक्ति या मित्र, इसको कहा जाता है एक्वेंटेंस, ये दिया गया है। उसके बाद देखिएगा मैथ का प्रश्न है 91 से लेकर के 100 तक में। आप 90 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि मैथ वाला आंसर आपको बता दे रहा हूँ। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़िए। फ्रेंड्स सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और अपना स्कोर फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 93 का देख लीजिए। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 93 का। ठीक है, 94 का आपका 98 हो जाएगा। 95 का देखिए, 95 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका 6√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 882 रुपया। 97 का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 225 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। 98 का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, 98 का हो गया। 99 का देख लीजिए, 99 का ऑप्शन 5 राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है 100, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।